नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हमने दोस्तों चैप्टर 5 का जो है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 टोटल कंप्लीट कर लिए विद सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड फुल्ली डिटेल। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे वो वीडियो देखनी है तो प्लीज आप चैनल पेज पर जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन 5, 6, 7। तो वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है क्योंकि दोस्तों हम तीन क्वेश्चन एक ही वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों मजे तो बहुत ही आने वाले हैं, वीडियो को पूरी देख लेना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चुगली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमने सोल्व करा था। और दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पता होना जरूरी है और क्वेश्चन 4 आना भी बहुत जरूरी है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। इसीलिए आपको वीडियो मेरी क्वेश्चन नंबर 4 की देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी इंक्लूड कर रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ठीक है, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है यहाँ पर? मिड यानी कि क्या होता है? मिड यानी कि जैसे हम कहते हैं ना मिड नाइट, यानी कि क्या, आधी रात। ठीक है, मिड नाइट, मिड पॉइंट यानी कि आधा आधा आप समझ सकते हो। मिड यानी कि अगर इसके पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो मिड इक्वल टू आप सोच सकते हो मिडिल। ठीक है, मिड इक्वल टू आप मिडिल भी यहाँ पर कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के पॉइंट से हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में? मिड पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं यहाँ पर। आप मेरी क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो आपको देखना ही पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मिड पॉइंट हमारा क्या था? सी पॉइंट था। आगे देखें, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। बात आती है भैया कि लाइन सुना है, ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है। क्योंकि क्या होता है, कई बच्चे और कई मेरी जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लाइन का मतलब जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेगमेंट होता है और ये पूरा वर्ड जब जॉइंट होके मिलता है लाइन सेगमेंट, तो इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? ठीक है, 50% ऑफ स्टूडेंट्स में नो अबाउट द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लाइन सेगमेंट के बारे में। तो दोस्तों लाइन आपको पता है, लाइन क्या होती है? इस तरह से लाइन होती है। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो उसमें जो है आपके 2 पॉइंट होने चाहिए एंड में। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है वो एंड में 2 पॉइंट होने चाहिए। यानी कि लाइन सेगमेंट वही कहलाएगी जिसके 2 एंड पॉइंट हो। बात खत्म, दैट्स ऑल दोस्तों। यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके 2 एंड पॉइंट है, बात खत्म। लाइन क्या होती है? एक सिंपल लाइन होती है। ठीक है, अगर हम उसमें प्लस कर देते हैं सेगमेंट को भी तो भैया 2 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बात खत्म दोस्तों, दैट्स ऑल। पानी की जैसा यहाँ पर बात क्लियर है। क्या है? लाइन है तो एक सिंपल लाइन है। सेगमेंट अगर उसमें आ जाता है, लाइन सेगमेंट पे जहाँ पर बात होती है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 पॉइंट एंड में आ जाते हैं। यानी कि लाइन सेगमेंट का मतलब कुल मिला के यही हो जाएगा दोस्तों कि एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट हो। ठीक है, बात की जाए यहाँ पर ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी जो है वो ए इसका नेम है और बी सेकेंड एंड पॉइंट का नेम है। यानी कि 2 एंड पॉइंट है तो एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों अलग अलग जो है नाम है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब मैंने बताया। ठीक है, 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट यहाँ लिख देता हूँ, हैज 2 एंड पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुई बात दोस्तों? यहाँ पर क्लैरिटी है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले रब कर लेते हैं वरना आपको समझाऊंगा कहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि आखिर हमें करना क्या है वो बता देता हूं आपको। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी कि हमें ये प्रूव करना है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना होगा। तो अब प्रूव कैसे करेंगे? देखिए,
लाइन सेगमेंट का क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसके नीचे से। अब दोस्तों देखिएगा, हमारे जो क्वेश्चन 4 में जो हमें प्रूव करने का बोला था, क्या बोला था प्रूव करने का, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि AC क्या है हमारा, आधा है AB का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। दो एंड है जिसके, हमें लाइन सेगमेंट का नाम दिया गया है AB, यहाँ पर AB कर लेते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट क्या रहता है हमारा, C रहता है, तो C करा। अब दोस्तों हमने ये प्रूव करा था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये क्या हो गई, हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लेट कर लेते हैं D इज अनदर मिड पॉइंट, नीचे लिख रहा हूं अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। यानी कि क्या कह रहा है, AB जो हमारी लाइन सेगमेंट है उसका एक और ऐसा अनदर मिड पॉइंट है D। तो यहां पर मान लीजिए मैंने कर दिया D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमने क्या करा था, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। अब यहाँ पर C हटा दो, D मान लो बीच में, तो क्या हो जाएगा, C के स्थान पर D आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, AD जो है वो हाफ है AB का, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट दिया गया है हमें AD, ठीक है। मिड पॉइंट हमें AD दिया गया है, तो ये क्या है, आधा है पूरे AB का, यानी कि AD, ठीक है, ये क्या है, AB का आधा है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से इसे लिखा था, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकेंड आइडेंटिटी हो जाएगी। अब दोस्तों ध्यान से बात को सुनेगा, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो है वो, इट मीन्स C एंड D आर कोइंसाइड। अब यहाँ पर कोइंसाइड का क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक के ऊपर ही एक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या प्रूव हो रहा है, देखिए AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि दोस्तों देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आखिर हमें करना क्या है। हम इन दोनों में से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जब इन दोनों आइडेंटिटी को हमने देखा, तब क्या हम इसमें से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं वो देखिए, हम इसे कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मैं इसे नीचे वाले को रब कर देता हूँ, नीचे वाले पार्ट को। अब देखिए यहाँ से हम दोनों आइडेंटिटी से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि AC और जो AD है ये दोनों क्या है, इक्वल में है। क्यों इक्वल में है, बात ध्यान से सुनेगा, क्यों इक्वल में है, क्योंकि देखो AC जो है वो भी हमारा हाफ ऑफ AB है और AD जो है वो भी हमारा हाफ ऑफ AB है, यानी कि हम कह सकते हैं AC इक्वल टू AD, ठीक है। हमने कंक्लूजन निकाला इन दोनों आइडेंटिटियों से, तो क्या हमारा आके निकला, AC इक्वल टू AD। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि क्या है वो, AC इक्वल टू है वो AD ही है। यानी कि ये क्या है, आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हो तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक पॉइंट हो जाएंगे, फिर आप इसे कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल में साइन आ गया, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इसका जो है वो एक ही मिड पॉइंट है। अगर हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं, कुछ इस तरह का पॉइंट निकाल देते हैं, तो A से A यहाँ पर C और C और B, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो आपके क्या है, एक ही पॉइंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट निकलने के कारण दोस्तों ये प्रूव हो जाएगा कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो है दोस्तों प्रूव कर दिया है। हमने सबसे पहले क्या करा, क्वेश्चन 4 की जो आइडेंटिटी थी जो प्रूव करना था वो लिखा, उसके बाद हमने D को एक और अनदर पॉइंट मिड पॉइंट मान लिया AB का, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी निकाल ली AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इन दोनों में से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पर बात एक ही आ रही है, AC और AD जो है वो बराबर में है। तो आप A को हटा सकते हो और C और D को बराबर कर सकते हो, क्योंकि A दोनों की तरफ है, तो हम क्या कर सकते हैं, A को हटाकर C इक्वल टू D कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे C इक्वल टू D, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यानी कि ये दोनों पॉइंट इक्वल में है, यानी कि आप इन दोनों पॉइंट को एक कर सकते हो कोई सा एक नाम देके, क्योंकि बराबर की बात है, यहाँ पर कुछ भी C लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ही मिड पॉइंट यहाँ पर आपका जो है क्रिएट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर, यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह का देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हमारी लाइन सेगमेंट बनी, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा सी और यहाँ पर चौथा डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक फिगर ड्रॉ करा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि AC जो है वो BD के बराबर है, यानी कि A और C जो है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है और B और D की ये इक्वल है, ठीक है। ये इसने कहा है, यानी कि अपने आप में क्या है, एक एक्सियम है, ये अपने आप में एक प्रूफ है, इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है ये कि जो है AC है वो BD से इक्वल में है, तो हम यहाँ पर इसे कोई चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि AC जो है हमारा वो BD के इक्वल में नहीं है, ये है तो है, ठीक है। आगे सुनेगा, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के क्या है, इक्वल में है। हम ये यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि AB जो है वो CD के इक्वल में, यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि A और B जो है ये C और D के इक्वल में है, तो ये हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर सोल्व कर देंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, आपने यहाँ पर फिगर देख लिया, ठीक है। अब हम क्या, देखिए क्वेश्चन से हम लिख सकते हैं, हमें क्या गिवन दिया गया है, AC जो है वो BD के बराबर में, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करने के लिए क्या दिया गया है, हमें AB इक्वल टू CD दिया गया है, ठीक है। तो हम प्रूव कर देंगे AB इक्वल टू CD। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, AC इक्वल टू क्या है, BD है, तो AC इक्वल टू BD, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब दोस्तों देखिए, आप यहाँ से BD भी कर सकते हो या फिर B प्लस C प्लस D भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि B से D तक का डिस्टेंस जो है वहां पर बीच में क्या आ रहा है, C भी आ रहा है। तो हम AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, ये हम लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनेगा, AC क्या है हमारा, यहाँ पर जो है आप मिस्टेक मत करिएगा, बहुत से लोगों ने मिस्टेक करी है यहाँ पर, इसलिए आपको, ठीक है। AC क्या है, AC, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है A और C से लेकर यहाँ पर बीच में रास्ते में क्या आ रहा है, AB आ रहा है, ठीक है, प्लस BC आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये और ये, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के डायरेक्ट क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। ये हमारी जो है पहली आइडेंटिटी बन जाएगी। दूसरी देखें वो है BD, ठीक है, ये वाली BD। तो B और D के रास्ते में क्या क्या आता है, यानी कि ये B है और इन दोनों के रास्ते में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर BD इक्वल टू, देखिए BC आ रहा है, CD आ रहा है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं BC प्लस CD, ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंड आइडेंटिटी बन जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है AC इक्वल टू BD, ठीक है, ये हमें जो है वो दिया गया है AC इक्वल टू BD। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि AC जो है वो बराबर में है BD, तो हम क्या करेंगे, AC जो है, AC की वैल्यू क्या है, ये है, और BD जो है, BD की वैल्यू क्या है, ये अभी जस्ट निकाली हमने, तो हम ये इसे लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू, क्योंकि AC हो गया, इक्वल टू का साइन है, एज इट इज लगा है, BD की वैल्यू क्या है, BC प्लस CD, यहाँ से उतार लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिएगा, हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू BC को हम माइनस में ले जाएंगे, तो यहाँ पर पहले हम ये वाला BC लिख देंगे, फिर ये वाला BC जो है वो माइनस में ले जाएंगे। आगे दिया गया है प्लस का CD, तो यहाँ पर हमने प्लस CD लिखा। अब BC में से माइनस करोगे तो प्लस और माइनस का BC कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका AB इक्वल टू CD। अब आपको यहाँ पर आपका प्लस का साइन था वो कहाँ गया भैया, खा गए क्या, नहीं दोस्तों, B जो है वो, सॉरी, यहाँ पर जो प्लस है उसको आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ हम नेगेटिव साइन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव का साइन लगाते हैं, जहां पर कोई भी साइन नहीं होता है, यानी कि वो जो है वो हमारा प्लस का साइन होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको प्लस का साइन जो है वो नहीं लगाना है, ठीक है, बात को ध्यान में रखें। तो दोस्तों आप देख सकते हो, हमें प्रूव करने का क्या बोला था कि AB इक्वल टू CD। आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रूव करने का बोला था कि AB इक्वल टू CD, ठीक है, हमें ये प्रूव करने का बोला था।
तो हमने यहाँ पर इजीली जो है वो प्रूव कर दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने जो है जस्ट अभी क्या प्रूव कर दिया दोस्तों, हमने ये प्रूव करा कि जो है हमारा यहाँ पर ए बी है वो क्या है, इक्वल है सी डी के। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको आंसर लिख कर बताया था और अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको अभी आंसर कर कर बताया, आप यहाँ पर देख सकते हो ये। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कितना इजीली हैंड्स प्रूव्ड हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये भी जो है वो हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टाम्प लग जाए कि प्रूव्ड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको आंसर लिख के बता दिया है। ठीक है, बहुत ही इजी फंडा है, कुछ ज्यादा यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताई, जैसा जैसा कॉन्सेप्ट बताया, उस तरह से आप जो है वो सोल्व करते जाइए। आप जो है वो इजीली यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व कर सकोगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको आज टोटल 3 जो है वो क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ जो है 2 क्वेश्चन करे हैं और वो भी बड़े ही आसानी से सोल्व कर लिए हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 पता करने से पहले आपको जो एक बात है वो पता होनी बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने से पहले आपको एक्सियम कितने हैं और पोस्टुलेट कितने हैं ये पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों एक्सियम जो है वो हमारे 7 होते हैं। पोस्टुलेट की बात की जाए तो वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। फिलहाल बात करते हैं एक्सियम की, जो कि है हमारे 7 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी ऐसी चीजें जो इक्वल होती है सेम थिंग के, वो क्या इक्वल होती है एक दूसरे के। ठीक है, वो इक्वल होती है एक दूसरे के। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, आपको जो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए ए जो है वो हमारा बराबर में बी और सी भी जो है वो बी के इक्वल में है। ठीक है, यानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि ये दोनों थिंग्स है और ये जो है सेम थिंग से इक्वल में है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कुल मिला के जो ए है वो भी इक्वल होगा सी से। यही कहना चाहता है हमारा पहला एक्सियम। ठीक है, यानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि ए भी बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है। तो क्या होगा, ए और सी दोनों क्या है आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं हमारे सेकंड जो है वो एक्सियम की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सेकंड एक्सियम देख लेते हैं। सेकंड है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल आर एडेड टू इक्वल, यानी कि देखिएगा ध्यान दीजिएगा 2 इक्वल टू 2 है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एडेड। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ इक्वल ऐड करना है, यानी कि 1, अगर 1 इस साइड ऐड करता हूं तो 1 इस साइड भी ऐड करूंगा। आखिरी में कह रहा है द होल्स आर इक्वल, यानी कि जो एंड में आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोनों का इक्वल आएगा। तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 इक्वल टू 3। वही कह रहा है कि किसी एक इक्वल में अगर आप इक्वल डिजिट ही ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, यही जो है वो सेकंड एक्सियम कहना चाहता है। थर्ड एक्सियम की जहां तक बात करते हैं, थर्ड एक्सियम कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, यानी कि अगर किसी इक्वल डिजिट है कोई, है ना, मान लीजिए यहाँ पर अब है 2 इक्वल टू 2। ठीक है, मान लीजिए 2 इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई सी इक्वल डिजिट से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल आएगा। मान लीजिए -1 -1, यानी कि एक इक्वल डिजिट -1 -1 दोनों में मैंने क्या करी, माइनस कर दिया, यानी कि 1 डिजिट ली और माइनस कर दी 2 में, इक्वल डिजिट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 1 आएगा, 1 इक्वल टू 1, क्योंकि 2 - 1 2 - 1 1 होता है। तो वही यही कहना चाहते हैं कि जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल आएगा। सेकंड और थर्ड जो थे हमारे एग्जाम वो थोड़े से सेम थे, कुछ यहाँ पर ज्यादा डिफरेंट की बात नहीं थी। क्या थी, इसमें हमने एडिट करा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा, बात खत्म। अब आगे कह रहा है फोर्थ एग्जाम, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि ऐसी जो थिंग्स या ऐसी डिजिट वो एक के ऊपर एक कॉन्साइड हो। ठीक है, तो वो क्या होती है, एक दूसरे से इक्वल में होती है। मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट है। ठीक है, ये एक सी है एक डी है, तो ये दोनों कॉन्साइड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे से कॉन्साइड हो रही है, तो ये दोनों क्या इक्वल हो जाएगा, यानी कि सी इक्वल टू डी जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये एक एक्सियम है, इसे प्रूव की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे आप मानो या ना मानो, ये तो अपने आप में क्या है, प्रूवन ही है।
बात कर लेते हैं फिफ्थ की, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब मान लीजिए आपके सामने एक चॉकलेट है, ठीक है, जिसमें डेयरी मिल्क है, जिसमें क्या है 6 पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। 6 में से अगर आप टुकड़े कर देते हो इसके 2, ठीक है, मान लीजिए 2 आपने टुकड़े कर दिए, तो यहाँ पर बचेंगे कितने, उसमें से पार्ट 4 बचेंगे। तो 4 क्या है, हमेशा बड़ा रहेगा, 2 हमारा छोटा रहेगा। मान लीजिए अब आपने 4 टुकड़े कर दिए, टोटल क्या है 6 पार्ट है। मान लीजिए आपने 4 इस बार टुकड़े करे, टोटल हमारे 6 है, तो हमारा 6 ही बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपका 6 ही जो है वो बड़ा रहने वाला है। अब मान लीजिए किसी आपके जो कोई भी आपका जो बर्तन है उसमें 100 लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल है, ठीक है, 100 लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल है। अगर आप इसके पार्ट कर देते हो, 50 लीटर कर देते हो, तो भी होल से वो क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, और होल हमेशा क्या है, बड़ा रहेगा। तो ये भी क्या है, अपने आप में प्रूवन है, इसे कोई जो है वो यहाँ पर प्रूव की बात नहीं कर पाए, ठीक है। सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि ऐसी थिंग जो डबल होती है सेम थिंग के, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, बात को ध्यान से समझिएगा। ऐसी डिजिट जो डबल होती है सेम डिजिट के, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए यहाँ पर 2x और 2x, ठीक है, इक्वल टू y इक्वल टू z, ये मैंने एग्जांपल लिया। तो क्या हो रहा है, x का डबल y है और x का डबल z भी है, तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के y इक्वल टू z हो जाएगा। तो यही कहना चाहता है हमारा 6th नंबर का एक्सियम। यानी कि मान लीजिए x का डबल y है और एक और x का डबल z है, तो क्या होगा, x और y इक्वल ही होंगे, ठीक है, यही जो कहना चाहता है। बात करें थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि किसी नंबर का हाफ जो है वो कोई सी भी डिजिट आ रही है तो वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी एक दूसरे के। मान लीजिए यहाँ पर 2 था, मल्टीप्लाई में 2 था, डबल था, यहाँ पर हाफ x इक्वल टू y, हाफ x इक्वल टू z। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वो हाफ कह रहा है, पहले डबल था तो हमने 2 लगाया, हाफ था तो अब हाफ लगाया। यही ये कह रहा है कि x का हाफ जो है वो y है और दूसरे में x का y वो z है, तो कुल मिला के y और z क्या है, इक्वल में ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 7 जो हमारे एक्सियम है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि जो हमने 7 एक्सियम यहाँ पर जो देखे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं पोस्टुलेट की। पोस्टुलेट हमारे होते हैं 5, ठीक है, बात को ध्यान से सुनेगा। जो पोस्टुलेट होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पोस्टुलेट की बात की जाए तो पहला है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी कि मान लीजिए 2 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट, यानी कि यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ तक, यानी कोई से भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक इसका हमारा पहला पोस्टुलेट हो गया, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट की बात करेंगे हम अगर, तो यहाँ पर है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यानी कि इनडेफिनेटली वी कैन प्रोड्यूस्ड द टर्मिनेटेड लाइन। यानी कि मान लीजिए एक रुकी हुई लाइन है आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो क्या है, एक रुकी हुई लाइन है, तो इस तरह से एक लाइन है, तो यहाँ पर जो है टर्मिनेटेड लाइन हो गई है, रुकी हुई है, तो यहाँ से आप इनडेफिनेटली जो है वो बढ़ा सकते हो यहाँ तक, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी जो है अपने आप में पोस्टुलेट हो जाएगा। अगर एक डिफरेंस की बात करें पोस्टुलेट और एक्सियम की, तो वो है एक्सियम जो है वो हमारा हर मैथमेटिक्स के पार्ट में जो है वो यूज हो जाता है। बात करें हमारे पोस्टुलेट की तो वो सिर्फ जियोमेट्री में यूज होते हैं। थर्ड देख लीजिए, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर इन एनी रेडियस। मान लीजिए आपके सामने एक एनी सेंटर है, यहाँ पर तुमने कोई सा भी सेंटर ले लिया, आप लोगों ने कोई सा भी सेंटर ले लिया, वहां से रेडियस खींच लिया 2 सेंटीमीटर का, कितना भी ले सकते हो, 2 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 इंच, 1 इंच, आपको जो लेना है वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब उसके बाद क्या करोगे, आप एक सर्कल बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने रेडियस भी मन से बना लिया और एक सेंटर भी मन से लिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि यहाँ पर एक सर्कल है वो आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सेंटर से। मान लीजिए इतनी बड़ी आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, मैं यहाँ पर किसी भी सेंटर से बना सकता हूँ सर्कल को, यहाँ से कोई सा भी रेडियस ले सकता हूँ, 1 लिया, यहाँ पर 3 लिया, इसी के जो कारण मैं एक सर्कल भी कोई सा भी किसी का भी ड्रॉ जो है वो कर सकता हूँ। तो जो हमारा थर्ड हमारा जो पोस्टुलेट है वो यही कहना चाहता है कि आप जो कोई सा भी रेडियस और कैसा भी सेंटर ले सकते हो। बात की जाए फोर्थ की, तो ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कुछ इस तरह का एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो वो क्या है, हर जो राइट एंगल है हमारे, वो जो
होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा इस तरह का 90 डिग्री का, तो ये क्या है, तीनों से इक्वल है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्यों, क्योंकि सभी में जो है मेजर वो क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो आप वो किसी भी शेप में बनाओ, 90 डिग्री तो इक्वल ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो यही बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या, आपने तो पोस्टुलेट 5 कहा था, तो यहाँ पर तो आपने 4 ही बताया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 5th वाला पोस्टुलेट वो पढ़ के बता देता हूँ आपको, सुन लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है और वही सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। मान लीजिए एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वहां से जो ऐसी दो स्ट्रेट लाइन जो है वो मीट हो रही है, ठीक है। ऐसी जो दो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पर इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पर दो जो है वो इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक दो, यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं ए, यहाँ पर दे देते हैं बी, इस वाले को सी, इस वाले को डी। तो वो ये कहना चाहता है जब आप इन दोनों का सम करोगे तो एक तरफ जो है आपका 180 डिग्री से कम जो है वो मेजर आएगा। तो अब आपको कि सर हमको तो यहाँ पर कहा ही नहीं कि आप राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री से कम आएगा एक तरफ सम। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हमें meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। 2 right angle यानी कि राइट एंगल की वैल्यू 90 होती है, 2 यानी कि एक और 90, तो 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। और आगे कहा गया है लेस देन 2 राइट एंगल, तो 180 डिग्री से जो है छोटा आएगा। तो कोई सी भी साइड हो सकती है, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ठीक है। तो जिस तरफ हम जो है लाइन को आगे बढ़ाएंगे और वो बाद में जाके अगर मीट होती है तो उस तरफ का जो हमारा एंगल है उसका सम जो है वो 180 से कम आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पर बढ़ाता हूँ, यहाँ से जो है वो यहाँ पर बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर जो है ये वाली जो दोनों लाइनें मीट हो रही है, यानी कि जो है इस तरह का जो इंटीरियर एंगल है ए और बी, इनका जो सम है वो लेस देन आएगा 180 डिग्री से, ठीक है। तो यही जो है वो हमारा 5th और लास्ट जो है वो हमारा पोस्टुलेट कहना चाहता है। तो इसी के बेस पे जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिख रहा होगा, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth। दोस्तों यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जितने भी एक्सियम है और पोस्टुलेट है वो आपको बताए। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था एक्सियम नंबर 5, वो एक और बार मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सियम नंबर 5, ठीक है। क्या होता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें दिया भी गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। यहाँ पर हमें पहले तो बताना है कि आखिर एक्सियम 5 है क्या। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एक्सियम 5 क्या हो जाएगा हमारा, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। यह हमारा जो है वो एक्सियम क्या है, 5 है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सियम 5 आ गया है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 नहीं पार्ट आ जाएगा, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक। ओके डन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सियम 5 लिख दिया है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ध्यान से सुनेगा कि यहाँ पर क्यों एक्सियम 5 यूक्लिड एक्सियम की लिस्ट में एक यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्यों कहा जाता है। मान लीजिए आपके सामने एक लाइन है, ठीक है, इतनी बड़ी, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो क्या ये वाला टुकड़ा हमारे इस टुकड़े से बड़ा होगा, और नहीं तो क्या ये वाला टुकड़ा हमारा इस टुकड़े से बड़ा होगा। जी नहीं दोस्तों, कभी नहीं होगा। आप यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है वो हमारा, आप किसी भी चीज के 2 पार्ट कर दीजिए, 4 पार्ट कर दीजिए, 8 पार्ट कर दीजिए, कोई सा भी एक भी पार्ट उसका जो रियल जो एक स्ट्रक्चर था उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों ये जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल यानी क्या हो गया,
यूनिवर्सल यानी कि पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड, यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब यही हो गया। ट्रूथ की बात करें तो ट्रूथ यानी कि हमारा सत्य होता है। तो क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में एग्जाम 5 नंबर 5 को जो है वो पूरे ब्रह्मांड में सत्य क्यों माना गया, क्योंकि दोस्तों ये है सत्य। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। यहाँ पर आपने मान लीजिए आपके पास जो है वो एक चॉकलेट है, इस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, एक और बार आप देख सकते हो। यहाँ पर उसके मान लीजिए आपके 6 पार्ट है, आपने जो है वो इस वाले पार्ट को अलग कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो, तो क्या ये वाला एक पार्ट यानी कि ये एक पार्ट क्या इससे जो है वो बड़ा है? आखिर बड़ा तो यही है ना, हमारा ये तो छोटा सा है। आप यहाँ पे अगर क्यों नहीं 5 भी पार्ट कर लो, 6 पीस के 5 भी पार्ट कर लो, तो भी वो क्या होगा, हमारे 6 पार्ट से छोटा ही होगा। तो दोस्तों कुल मिला के यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो है आप किसी भी चीज के कितने भी पार्ट कर लो, जो है आपकी स्ट्रक्चर है रियल चीज की, वो जो है बड़ा ही रहेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ट्रू आ जाएगा, बिकॉज, ठीक है, हमें क्यों कहा गया है इसलिए मैं आंसर बता रहा हूं, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल, क्योंकि जो उसका पार्ट होता है तो वही होल का ही तो होता है। पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल, नेवर ग्रेटर देन होल, ठीक है। तो यानी कि ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल, यानी कि ये सही है। कथन जो आपको यहाँ पर दिया गया है एग्जाम 5 का वो सही है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी थिंग के अगर पार्ट करते हो तो पार्ट तो आखिर वो उस होल में इंक्लूड होता है ना, तो वो बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है, सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। यहाँ पर कोई सा भी एक होल पार्ट है आपका, उसमें से अगर आप एक पार्ट करते हो तो वो आखिर इंक्लूड होल में होता ही है, तो आखिर वो बड़ा कैसे हो सकता है? एंड नेवर ग्रेटर देन होल, यानी कि वो कभी भी जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता है होल से। चाहे आप किसी भी पार्ट के लाखों करोड़ों क्यों नहीं आप उसके पार्ट कर दीजिए, वो और भी क्या है, होल से छोटा होता जाएगा, यानी कि बड़ा कभी नहीं होगा। आप जितने ज्यादा पार्ट करोगे वही पार्ट वो इतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर यही कहना दोस्तों मैं चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो आपको मेरी वीडियो है क्वेश्चन 576 के इंक्लूडेड हाउ मैनी एग्जाम एंड हाउ मैनी पोस्टुलेट वो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेल आइकन दबाने का भूल गया था तो बेल आइकन भी दबा लेना। जय हिंद, जय भारत।